नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत दीपिका पर। भाषा विज्ञान का दूसरा वीडियो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा। परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न जो है हर बार बनता है। तो आइए समझते हैं कि भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण किसे कहते हैं। देखिए, जब भाषाओं को स्ट्रक्चर के आधार पर या उसकी आकृति या रूप के आधार पर स्टडी करते हैं, उसका जो है हम रिसर्च करते हैं उसके ऊपर कि शब्द कैसे बनते हैं, प्रत्यय वगैरह कैसे जुड़ते हैं, तो उसी अध्ययन को जो है आकृति मूलक वर्गीकरण नाम से संबोधित करते हैं। इसको मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या सिंथेटिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जब एक ही मूल शब्द में अलग अलग प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनते हैं तो उन प्रत्ययों को रूप कहा जाता है। अब भाषाओं का जो ये वर्गीकरण है वो 19वीं शताब्दी में जर्मन देश के एक वैज्ञानिक हुए भाई, उन्होंने इनका जो है वर्गीकरण किया है। इनमें प्रमुख रूप से जो है वर्गीकरण जो भाषाओं का किया है उसमें एफ स्लेगल रहे है, स्टाइनथाल, बोल्टर, स्लाइसर आदि थे भाई, जिन्होंने यह जो है जर्मन के जो ये वैज्ञानिक है इन्होंने ही जो है भाषाओं का वर्गीकरण के बारे में जो है दुनिया को बताया सबसे पहले। अब जो एफ स्लेगल था ये जर्मन का था और दो प्रकार से इसने वर्गीकरण किया, मतलब दो भागों में जो है भाषा का वर्गीकरण इसने बताया। अभी दो तरीके से जो है भाषा को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक बोप नाम का वैज्ञानिक भी हुआ, उसने जो है वो भी जर्मनी का ही था, 3 प्रकार से जो है इसका वर्गीकरण कर दिया स्लेगल के बाद। यानी स्लेगल ने जो 2 प्रकार से वर्गीकृत किया था भाषाओं को, इसने सुधार कर 3 कर दिया। फिर एक ग्रिम नाम का वैज्ञानिक है, उसने भी जो है बोप को समर्थन देते हुए कि बोप भाई साहब जो बात है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 प्रकार से ही जो है भाषाओं का वर्गीकरण होना चाहिए, ऐसा ग्रिम महोदय ने कह दिया। फिर एक अन्य वैज्ञानिक और हुए लाइबर नाम के, इन्होंने भी जो है बोप भाई साहब का समर्थन कर दिया, बहुमत बना लिया इन्होंने और कह दिया भाई 3 प्रकार से ही जो भाषा का वर्गीकरण होना चाहिए। अब इनसे भी बड़ा खलीफा एक आ गया, पोट नाम का वैज्ञानिक, उसने जो है दोनों को अलग से जो है दोनों को नकारते हुए अब जो है भाषाओं का वर्गीकरण 4 प्रकार से कर दिया। शिक्षाविदों ने तो 12 प्रकार तक भाषाओं को जो है वर्गीकृत किया है, लेकिन अंत में जो है सभी इस बात पर सहमत होते हैं कि 2 प्रकार से ही जो है हम भाषाओं को वर्गीकृत करके चलते हैं, ताकि आसानी से इसको जो है छात्र और शिक्षक समझ सकें। 2 प्रकार के जो वर्गीकरण है उनको अपन पढ़ना है, यही सिलेबस में है। एक जो है अब ये वर्गीकरण जो किया है, एक इसको नाम दे दिया अयोगात्मक आइसोलेटिंग लैंग्वेज और दूसरा नाम दे दिया योगात्मक भाषाएं। आज हम अयोगात्मक यानी आइसोलेटिंग भाषाओं को पढ़ेंगे। अब ये क्या बोला है, चलिए जानते हैं। जो अयोगात्मक भाषाएं होती हैं इनमें जो है शब्दों में किसी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ होता। इसका उदाहरण भी दे दिया चीनी भाषाएं। अब प्रत्यय क्या चीज़ है इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी शब्द है संस्कृत भाषा में तो उसके पीछे प्रत्यय लगते हैं और फिर जो है विभक्ति के रूप में जो है वो अर्थ को प्रकट करता है। जैसे राम के साथ सु, ओ, जस, अम, ओट, सस ये प्रत्यय लगते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति का कोई रूप बनाना हो तो राम के साथ सु प्रत्यय लग गया। द्वितीय का बनाना हो, जैसे क्रम के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो राम के साथ अम लगकर रामम बन गया। अब राम का अर्थ तो सिर्फ राम है, अम प्रत्यय लगने से इस पूरे शब्द का अर्थ हो गया राम को, यानी शब्द का अर्थ ही बदल गया अम प्रत्यय लगने से। ऐसे अगर षष्ठी विभक्ति का रूप देखोगे राम का तो रामस्य रूप है। अब संबंध के लिए प्रयोग किया जाता है षष्ठी विभक्ति, तो रामस्य शब्द का अर्थ क्या हुआ, राम का, के, राम की, यह अर्थ निकला। लेकिन जो अयोगात्मक भाषाएं हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर राम शब्द है तो राम राम ही रहेगा। रामस्य कोई शब्द है तो
वैसे तो वहाँ से शब्द नहीं है, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे चीनी भाषा में कोई शब्द होता है तो शब्द में परिवर्तन नहीं करते प्रकृति या प्रत्यय जोड़कर, जैसा शब्द है वैसा ही अर्थ रहेगा हर कंडीशन में। योगात्मक भाषा जो है प्रत्यादि जोड़ के बनाए जाते हैं, पहले मैंने बताया ही। उदाहरण जो है इसके संस्कृत और तुर्की भाषा है, अगले वीडियो में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हम अयोगात्मक भाषा को ही जो यहाँ देखते हैं। इन भाषाओं में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्द भेद भी नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें धातु प्रधान, एकाक्षर, निरव्यय ये भी कहा जाता है। अब यहाँ से जो है परीक्षा के लिए प्रश्न बनता है कि जो अयोगात्मक भाषाएं हैं उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नाम यहाँ मैंने दे दिए हैं, भिन्न भिन्न नाम है। आइए एक बार उन नामों को आप जो है श्रवण करेंगे, सुनेंगे। अन्य जो इसके नाम है योगात्मक भाषा के, आइसोलेटिंग, व्यास प्रदान भी कहा जाता है, निपात प्रदान, स्थान प्रदान, अलगंत, योगात्मक, विकर्ण, एकाक्षर, धातु प्रदान, निरव्यय और निर्योग जैसे जो हैं शब्द अयोगात्मक भाषाओं के लिए प्रयोग किए गए हैं। उदाहरण बता देता हूँ, यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। अयोगात्मक भाषा के जो है उदाहरण अच्छे से इसको रट लीजिएगा आप। चीनी, वियतनामी, बर्मी, श्यामी, तिब्बती, मलय, अनामी और जो अफ्रीकी भाषाएं हैं ये अयोगात्मक भाषाओं के उदाहरण हैं। एक बार फिर से रिपीटेशन करता हूँ। चीनी, वियतनामी, बर्मी, श्यामी, तिब्बती, मलय, अनामी, अफ्रीकी और सूडानी। चीनी, वियतनामी, बर्मी, श्यामी, तिब्बती, मलय, अनामी, अफ्रीकी और सूडानी भाषाएं जो है अयोगात्मक भाषाओं के उदाहरण है। को जो है अच्छे से समझते हैं। पहले ही बताया है कि शब्दों में कोई योग नहीं होता। ये चीनी भाषा का पहला उदाहरण है। जैसे मुँह शब्द का अर्थ चीनी भाषा में मादा होता है। छिए का तय, छिए का अर्थ है का और सु का अर्थ है पुत्र। तो मुँह छिए सु, मुँह छिए सु यानी माता का पुत्र। अब आप यहाँ देखोगे मुँह का अर्थ माता है तो माता को माता ही लिखा गया, छिहे का अर्थ का है तो का को का ही लिखा गया, और सु का अर्थ पुत्र है तो उसको पुत्र ही लिखा गया। यानी प्रकृति प्रत्यय किसी भी शब्द में नहीं है। जैसे शब्द वैसा अर्थ। अर्थ का बोध जो है स्थान या निपात से होता है। इसमें प्रकृति प्रत्यय नहीं जुड़ते, स्थान या निपात। यानी छिहे जो है ये निपात है, का यानी छिहे जो है इसको निपात बोलते हैं। जैसे अपने संस्कृत में भी लगते हैं सु आदि जो निपात लगते हैं ना, उनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। उसी प्रकार इसमें भी निपातों से ही जो है ये पूरी भाषा चलती है। शब्द और निपातों से कोई प्रकृति प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ेगा। दूसरा एक और इसमें जो है अंतर अयोगात्मक भाषा में क्या है कि ध्वनि से भी, जैसे वैदिक जो संस्कृत है हमारे यहाँ उसमें 3 स्वर होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। स्वर के बोलने मात्र से जो है अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो चीनी भाषा में भी यह है कि स्वर की जो प्रक्रिया है उसको जैसे बोला जाएगा वैसा ही अर्थ जो है प्रकट हो जाएगा। अब उदाहरण, एक शब्द है, इसको अगर उदात यानी धीमे स्वर में बोलेंगे तो इसका अर्थ होगा दुष्ट, और अनुदात बोलेंगे तो अर्थ होगा सामान्य। बात यह है योगात्मक भाषाओं की कि एक ही शब्द वाक्य जो है अलग अलग कार्य कर सकता है। कभी वह संज्ञा के रूप में, कभी क्रिया और विशेषण के रूप में। आइए इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे करता है ये काम। यहाँ अंग्रेजी का एक उदाहरण दिया है। अब यहाँ मेल शब्द को देखिए। वाक्य है ब्रिंग द मेल, जिसका अर्थ है कि चिट्ठी या डाक। अब यहाँ मेल जो है संज्ञा है, यानी संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। फिर दूसरा वाक्य है ओपन द मेल बॉक्स। यहाँ मेल फिर संज्ञा है, यानी मेल बॉक्स का अर्थ है डाक पेटी। अब तीसरे वाक्य में इसको देखते हैं। मेल दिस लेटर, यहाँ मेल जो है क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है कि इस पत्र को डाक से भेजो। पहले जो 2 वाक्य है उसमें संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ
लेकिन यहाँ क्रिया के रूप में जो है प्रयोग हुआ, तीनों ही अवस्थाओं में जो है शब्द वैसा ही रहा। यही जो है अयोगात्मक भाषा की विशेषता है, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि संस्कृत और हिंदी आदि भाषाओं में परिवर्तन होता है अपवाद को छोड़कर। हिंदी में कुछ अपवाद है जहाँ हमें छोड़ना पड़ता है। हिंदी का भी उदाहरण है, उसका जाना समझ में नहीं आया। जाना जो है यहाँ संज्ञा है, उसका जाना कोई क्रिया नहीं बल्कि एक घटना है, उसका जाना यहाँ पे संज्ञा होगी। अब जो दूसरा उदाहरण है, तुम कल सुबह आना, अब यहाँ जाना का अर्थ जो है क्रिया के लिए है। तो दोनों ही अवस्थाओं में जो है जाना का शब्द जो है, जाना शब्द जो है दोनों ही अवस्थाओं में जाना रूप में ही रहा, उसमें कोई प्रकृति या प्रत्यय जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यही जो है योगात्मक भाषाएं हैं कि शब्द में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रसंग बदल सकता है लेकिन शब्द वैसा का वैसा रहेगा। अन्य भाषाओं में प्रसंग के अनुसार जो है शब्द में प्रकृति और प्रत्यय जोड़कर, जो योगात्मक भाषाएं हैं उनमें जो हम प्रकृति और प्रत्यय जोड़ करके जो है शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, पर अयोगात्मक में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। एक बार फिर से जो है हिंदी का जो हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, असल में हिंदी अयोगात्मक भाषा नहीं है, हिंदी योगात्मक भाषा है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए यहाँ उदाहरण दिया है आपको। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम योगात्मक भाषाओं के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे और आसान शब्दों में इसको समझने का प्रयास हमारा आपको समझाने का प्रयास रहेगा।